Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. है और पूजा भी तैयार होकर पुणे के लिए निकलने वाली थी, लेकिन रवि को एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो सही में आपका दिमाग घुमा देगी। आखिर इस लड़की का मर्डर हुआ कैसे, वो भी पहाड़ों के बीच में। पुलिस को ना कोई सबूत मिलता है ना कोई विटनेस। आखिर ऐसा कैसे, मर्डर किसने किया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सामने आने लगते हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो आज मैं जिस मूवी को लेकर के आया हूँ वो है 2021 में रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट, जिसे आप ZEE5 पे देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। तीनों बहुत मौज मस्ती करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन लोगों को फोन की घंटी सुनाई देने लगती है। वो तीनों अपना फोन चेक करने लगते हैं, मगर तीनों में से किसी का फोन नहीं बज रहा था। तीनों लड़के चारों तरफ फोन को ढूंढने लगते हैं और तभी वहां पर उन तीनों को एक लड़की की मरी हुई डेड बॉडी दिखाई देती है। तीनों लड़के तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस की टीम आने के बाद उस लड़की को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम पूजा चौधरी है। पूजा के घर में मातम छा गया था। पूजा के पिता एक रिटायर्ड जज हैं और सभी उन्हें जस्टिस चौधरी कहकर बुलाते हैं। वहाँ उनसे मिलने के लिए रवि आता है। पूजा के पिता रवि से पूछते हैं कि जब पूजा तुम्हारे घर आई थी तब क्या हुआ था। रवि पूरी कहानी बताता है और कहता है कि पूजा कविता को सरप्राइज देने के लिए आई थी। कविता रवि की पत्नी है और वो दोनों लड़की बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। मगर जब पूजा रवि से मिलने के लिए आती है, रवि बताता है कि कविता एक एग्जीबिशन के लिए पुणे चली गई थी, इसलिए पूजा एक प्लान करती है और बताती है कि कल मैं पुणे चली जाऊंगी और कविता को सरप्राइज दूंगी। अगले दिन रवि अपने काम के लिए ऑफिस चला जा सामान लेने के लिए घर वापस आना पड़ता है। तभी वो देखता है कि कविता घर वापस इतनी जल्दी कैसे आ गई। रवि को पता चल गई है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। रवि हैरान हो गया था कि कविता चला के पुणे में कविता का एग्जीबिशन बहुत ही खराब गया और इस गुस्से के कारण वो घर वापस आ गई। सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद रवि कविता को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और अब कविता कोमा में है। लेकिन इन सब चीजों में रवि को पूजा के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं था। उसे लग रहा था कि पूजा कविता से मिलने पुणे चली गई है। इसके बाद हम ACP अविनाश को देखते हैं जो एक ड्रग डीलर के पास जाता है और ड्रग्स खरीदता है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और वो सभी लोग ड्रग डीलर को पकड़ लेते हैं। तभी अविनाश को कमिश्नर का फोन आता है और उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं। जस्टिस चौधरी कमिश्नर से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी का केस ACP अविनाश ही सॉल्व करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा ऑफिसर है जो आज भी इंसाफ के ऊपर भरोसा रखता है। इन सब बातों को देखकर अविनाश को ये केस सौंप दिया जाता है। अविनाश के ऊपर जस्टिस चौधरी की बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अविनाश ही उसकी बेटी के कातिल को पकड़ सकता है। कमिश्नर अविनाश को एक अलग टीम देती है जो सिर्फ ये केस में काम करेगी। उनकी टीम में कांस्टेबल जावेद और 3 इंस्पेक्टर जिनके नाम अमित, राज और संजना है। अविनाश इस केस को तहकीकात करना शुरू करता है और पूरे केस को स्टडी करने लगता है। अविनाश को पता चलता है कि पूजा उसे जानबूझकर मारा गया और जहां उसकी लाश मिली वहां खून के निशान नहीं थे। मतलब ये है कि पूजा को कहीं और मारा गया और उसके बाद में उसके बॉडी को यहाँ लाया गया। अविनाश पूजा और रवि के फोन के रिकॉर्डिंग्स लाने के लिए कहता है। अविनाश ये भी कहता है कि रवि जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में सभी फ्लैट वालों से पूछताछ करने। इसके बाद हम अविनाश और राज को देखते हैं जो क्राइम सीन में चले जाते हैं जहाँ पूजा की लाश मिली थी, लेकिन वहाँ उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय कचरे के। फिर दोनों जस्टिस चौधरी के घर चले जाते हैं उनसे पूछताछ करने। वहाँ अविनाश को पता चलता है कि फ्राइडे की रात पूजा कविता के घर चली गई थी, लेकिन शनिवार को जब उन्होंने पूजा को फोन किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था और कविता का भी फोन नहीं लग रहा था। और रविवार की सुबह पूजा का फोन बजते ही एक लड़का फोन उठाता है और कहता है कि वो तो मर चुकी है। अविनाश जस्टिस चौधरी से पूछता है कि आपके घर में और कौन कौन रहते हैं, तो जस्टिस चौधरी बताते हैं कि उसके दोस्त का बेटा ऋषभ और उसकी मंगेतर किया यहाँ 5 महीने से रह रहे हैं। अविनाश ऋषभ से पूछताछ करने के लिए अंदर चला जाता है। ऋषभ बताता है कि पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर उसके साथ मैं कभी घूमने फिरने नहीं गया। अविनाश ये भी कहता है कि पूजा के बारे में कुछ और पता चले तो हमें जरूर बताइए। इसके बाद अविनाश और राज दोनों रवि के
के घर चले जाते हैं जहाँ एक नौकर भी काम करता है जिसका नाम दादू है। दादू बताते हैं कि पूजा के बैग का जिप खराब हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए मैं बाहर दुकान गया था और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि कविता चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। रवि भी वहां आ गया था। फिर सभी कविता को हॉस्पिटल लेकर चले गए। इस भागा दौड़ी में उन्हें पता ही नहीं था कि पूजा कहाँ है, क्योंकि उसका बैग उसके पास ही था। ये सारी बात जानने के बाद अविनाश और राज दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात को अविनाश के घर में उसकी टीम मीटिंग करने के लिए आती है, जहाँ वो सभी पूजा के कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग देखने के बाद अविनाश को पता चलता है कि दादू के दुकान जाने के बाद कोई तो घर के अंदर आया था और उसी ने पूजा को मारा है। अगले दिन अविनाश रवि से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में रवि की बीवी कविता एडमिट थी। रवि अविनाश को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अविनाश उसकी बीवी को तंग कर रहा है। अविनाश सिर्फ रवि से मिलने के लिए आया था। रवि बताता है कि फ्राइडे के दिन में 10 बजे वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और वापस एक पेन ड्राइव लेने के लिए वो घर वापस आया था। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी कविता सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। रवि से पूछताछ करने के बाद अविनाश राज को रवि के फोन रिकॉर्डिंग्स निकालने के लिए कहता है। इसके बाद ऋषभ को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और पूजा के फ्रेंड की लिस्ट संजना और अमित को दे देता है। ये भी कहता है कि इसमें पूजा के कुछ फोटोज और ज्वेलरी है। फिर संजना रात के समय अविनाश के घर मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ संजना बताती है कि वो पूजा के घर छानबीन करने के लिए गई थी, मगर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला। संजना ये भी बताती है कि पूजा बहुत सारे डेटिंग एप्स में रजिस्टर्ड थी, लेकिन कुछ महीनों से वो एप्स को यूज नहीं करती थी। वो ये भी कहती है कि जिस दिन वो मरी उसे आखिरी बार वर्ली में देखा गया था। ये सुनकर अविनाश समझ जाता है कि पूजा पैदल ही बाहर गई थी और संजना को आसपास के इलाके की छानबीन करने के लिए वो कहता है। फिर जब संजना घर जाने के लिए निकलती है तो गलती से एक फोटो फ्रेम से वो टकरा जाती है। अविनाश बताता है कि इस फोटो फ्रेम में वो उसकी बेटी और उसकी बच्ची की फोटो है और उसकी पत्नी 8 साल पहले ही अविनाश को छोड़कर चली गई और उसकी बेटी भी उसकी पत्नी के साथ लंदन में रहती है। ये सुनकर संजना को थोड़ा बुरा लगता है। तभी अविनाश को उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ बताती है कि उसे डांस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अविनाश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अविनाश फिर से अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है, जहाँ राज बताता है कि सिक्योरिटी के मुताबिक शनिवार को कोई भी आदमी रवि के घर नहीं आता और पूजा अपने कोई पर्सनल काम के लिए बाहर गई होगी, और अगर वो बाहर नहीं जाती तो कविता सीढ़ियों से जब गिरी थी तो उसकी आवाज सुनकर पूजा बाहर जरूर आती। तभी अविनाश सोच में पड़ जाता है और वो बताता है कि पूजा बाहर नहीं गई थी क्योंकि कविता सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि किसी ने पूजा को मार दिया है और पूजा को कोई और नहीं बल्कि रवि ही मार सकता था, क्योंकि उस समय रवि घर पे था। फिर अविनाश रवि के कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। उसमें पता चलता है कि रवि सुबह 10:30 बजे एक बार में फोन करता है और उसके बाद सनेश्वर सिंह नाम के लड़के को 6 बार उसने फोन किया। अविनाश अमित और राज को बार में जाने के लिए कहता है और उसका पूरा डिटेल निकालने के लिए कहता है और खुद संजना के साथ रवि के नौकर दादू से मिलने के लिए चले जाते हैं। अविनाश पूरे घर का छानबीन करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अविनाश दादू से ये भी पूछता है कि घर से कोई भी भारी सामान बाहर गया था क्या, लेकिन दादू कहते हैं इस बारे में उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अक्सर किचन में ही काम करता है। लेकिन इसके बारे में भारती को जरूर पता होगा। भारती इस घर की नौकरानी है जो साफ सफाई करती है। लेकिन शनिवार के दिन भारती दोपहर 2 बजे आई थी और कविता को जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था तो रवि भारती को छुट्टी दे रहा था और जब कविता घर वापस आ जाएगी तब भारती को आने के लिए कहा गया है। हॉस्पिटल में देखते हैं कि कविता रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इतने दिनों तक कोमा में थी। डॉक्टर कविता से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो अपनी उंगली हिलाओ। कविता अपनी एक उंगली हिलाने लगती है। ये देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत रवि को फोन करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। लेकिन रवि खुश नहीं दिखाई दे रहा था कि उसकी बीवी ठीक हो रही है। इधर हमें पता चलता है कि सनेश्वर सिंह उस बार में काम करता था जहां रवि ने फोन लगाया था। संजना भारती का पता ढूंढ लेती है और इसके बाद अमित और राज दोनों मिलकर बार में चले जाते हैं, जहां उन लोगों को पता चलता है कि सनेश्वर सिंह एक बाउंसर है और वो 2-3 दिन से यहाँ काम पर नहीं आया। उन दोनों के जाने के बाद वेटर तुरंत सनेश्वर सिंह को फोन लगाकर कह देता है कि तुझे पुलिस वाले ढूंढने के लिए आए थे। सनेश्वर सिंह डर जाता है और वो तुरंत अपने साथी श्रीकांत को फोन लगाकर कहता है कि गोपाल के लिए मैंने पैसे उधार लिए थे और अगर गोपाल पैसे नहीं लौटाता है तो इरफान मुझे छोड़ेगा नहीं और शायद उसी ने पुलिस को मुझे पकड़वाने के लिए भेजा था। और श्रीकांत से ये भी कहता है कि तुरंत मेरा बैंकॉक जाने का फ्लाइट बुक करवाने। अगले दिन हम अविनाश को देखते हैं जो भारती से मिलने के लिए आता है। भारती बताती है कि उस दिन वो 3 बजे आई थी और उसके आने से पहले ही एक आदमी बड़े से बोरे में कुछ सामान लेकर घर के बाहर निकाल रहा था। इसके बाद भारती तुरंत रवि को फोन करती है, लेकिन रवि
बताता है कि उसी ने उस आदमी को वहां भेजा। अविनाश हैरान हो जाता है कि वो आदमी शायद शनेश्वर सिंह हो सकता है और भारती से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहता है। फिर वहां राज आता है और अविनाश को बताता है कि शनेश्वर सिंह किसी श्रीकांत से बात कर रहा था और वो कल सुबह 6 बजे उसे मिलने वाला है और दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से वो बैंकॉक चला जाएगा। अविनाश शनेश्वर सिंह को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर हम श्रीकांत को देखते हैं जिसे इरफान पकड़ लेता है और उसे शनेश्वर सिंह को फोन करने के लिए कहता है। श्रीकांत शनेश्वर को कहता है कल सुबह 6 बजे नहीं बल्कि 4 बजे मिलेंगे। ये कहकर श्रीकांत फोन काट देता है। शनेश्वर का फोन टैप कर लिया गया था और अविनाश को पता चल जाता है कि श्रीकांत 4 बजे शनेश्वर से मिलेगा। सभी शनेश्वर के घर के बाहर आ जाते हैं। तभी वहां इरफान अपने आदमियों के साथ श्रीकांत को लेकर आता है और थोड़ी देर में शनेश्वर भी वहां पहुंच गया था। अविनाश अपने टीम को शनेश्वर को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी इरफान के आदमी अविनाश और उसके टीम के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके चलते श्रीकांत को गोली लग जाती है और उसे देखकर शनेश्वर श्रीकांत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अविनाश शनेश्वर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी इरफान शनेश्वर को गोली मार देता है और अविनाश को भी गोली लग जाती है, जिस कारण वो घायल हो गया था। अविनाश को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, लेकिन थोड़ी देर में अविनाश को डिस्चार्ज कर दिया गया था। संजना और अमित तुरंत अविनाश के घर पहुंचते हैं उससे मिलने और अमित बताता है कि जितने भी आदमी शनेश्वर को फोन कर रहे थे उनमें से एक आदमी ज्वेलर है जिसका नाम प्रवीण है। अविनाश प्रवीण को पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहता है और अगर पूजा की ज्वेलरी प्रवीण के पास है तो शायद हमें पूजा के कातिल का पता चल जाएगा। तभी वहां पर रवि को बुलाया जाता है और अविनाश रवि से शनेश्वर सिंह के बारे में पूछता है कि उस दिन वो आपके घर से बोरे में सामान लेकर कहाँ गया था, वो बोरे में क्या था। रवि बताता है कि उसमें किताबें थी जो मैंने अनाथ आश्रम भिजवाने के लिए बोला था। रवि अनाथ आश्रम का नंबर भी देता है और अविनाश को धमकी भी देता है कि छोटी सी बात के लिए मुझे बार बार यहाँ मत बुलाना। अविनाश गुस्सा हो जाता है, रवि को गाली देने लगता है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अविनाश गोली लगने के कारण थोड़ा घायल था, जिस कारण अविनाश की तबीयत खराब थी। संजना रात भर अविनाश की देखभाल करती है और सुबह होते ही राज और अमित सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। राज पिछले साल हुई इंक्वायरी के बारे में बताता है और कहता है कि प्रेस वालों को लग रहा है कि शनेश्वर का इनकाउंटर किया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंट था। तभी ब्रेकफास्ट के समय अविनाश के दिमाग में एक और बात याद आती है कि हम एक और विटनेस को भूल रहे हैं जो कि कविता है। अविनाश कहता है दादू ने कहा था कि उसने कविता का घबराया हुआ चेहरा देखा। इसका मतलब ये है कि कविता सीढ़ियों से नीचे आते हुए गिर रही थी क्योंकि उसने पूजा की डेड बॉडी को देखा। अगले दिन अविनाश को कमिश्नर अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि पूरे शहर को पता चल गया था कि शनेश्वर का एनकाउंटर हुआ है। शनेश्वर की मौत से कमिश्नर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन अविनाश कमिश्नर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ शनेश्वर को पकड़ने के लिए गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ इरफान और उसके आदमी पहुंच जाएंगे। अविनाश की इसी गलती की वजह से कमिश्नर उसे इस केस से हटा देते हैं और इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। अविनाश जस्टिस चौधरी से मिलने के लिए जाता है और जस्टिस चौधरी अविनाश को भरोसा दिलाते हैं कि वो इस केस को वापस अविनाश को दिलवा देंगे, मगर इससे हासिल होगा क्या। अविनाश कहता है कि वो कविता का बयान लेना चाहता है। जस्टिस चौधरी हैरान हो जाते हैं और जस्टिस चौधरी बताते हैं कि एक कोमा पेशेंट कैसे गवाही दे सकती है और उसकी गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अविनाश कहता है कि मैं सिर्फ उसका बयान लेकर कोर्ट में पेश करूंगा और इसके लिए जस्टिस चौधरी अविनाश को सिर्फ 24 घंटे का समय देते हैं। अगले दिन टीवी में दिखाया जाता है कि अविनाश को एक विटनेस मिला है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और ये न्यूज रवि सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अविनाश कविता के पास गया है। इधर अविनाश हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कविता से बात करने की कोशिश करता है। रवि भी वहां पहुंच गया था और जस्टिस चौधरी भी वहां आते हैं। रवि अविनाश को कविता से बात करने के लिए मना करता है क्योंकि वो एक कोमा पेशेंट है, लेकिन जस्टिस चौधरी रवि को समझाते हैं कि अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो अविनाश को कविता का बयान लेने दो। अविनाश कविता से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपने अपने पति को पूजा का खून करते हुए देखा, अगर देखा है तो अपनी उंगली उठाइए। कविता उंगली नहीं उठाती। अविनाश दूसरा सवाल पूछता है कि आपके पति रवि खन्ना ने पूजा का कत्ल नहीं किया, अपनी उंगली उठाइए। कविता अपनी उंगली उठा देती है। रवि देखकर खुश हो जाता है, लेकिन आखिरी सवाल अविनाश पूछता है क्या पूजा का खून आपके आने से पहले हुआ था। ये सुनकर रवि गुस्सा हो जाता है और अविनाश के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी कविता अपनी उंगली उठा देती है, मगर उसकी उंगली कोई देखता ही नहीं। जस्टिस चौधरी अविनाश के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। घर वापस आने के बाद अविनाश रवि के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर लेकर आता है और उसमें एक सुराग उसे मिलता है, जिसके तुरंत बाद अविनाश अपनी टीम के साथ जस्टिस चौधरी के घर चला जाता है जहाँ रवि भी था। अविनाश अपने साथ कबीर को भी फोन कर देता है। इधर कबीर रवि खन्ना के घर पहुंचता है सर्च वारंट
वारंट लेकर और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। ये सब देखकर दादू रवि को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रवि का फोन साइलेंट था। अविनाश ऋषभ से पूछता है कि शनिवार के दिन तुम कहाँ थे। ऋषभ बताता है कि वो फ्राइडे के दिन अपने दोस्त निखिल के घर पर था और शनिवार को वो घर वापस आया। अविनाश ये भी कहता है कि रास्ते में आते समय क्या वो रवि के घर गया था, लेकिन ऋषभ मना करता है। पर सिक्योरिटी के रजिस्टर में सुखबीर के नाम से ऋषभ ने ही साइन किया था। अविनाश बताता है कि असली सुखबीर का सिग्नेचर अलग है और तुम्हारा सिग्नेचर अलग है। ये सब जानने के बाद ऋषभ आखिरकार कबूल कर लेता है कि वो रवि के घर गया था। अविनाश सबको असलियत बताता है और कहता है कि ऋषभ और पूजा का चक्कर चल रहा था। ऋषभ कबूल करता है कि उसके और पूजा का चक्कर चल रहा था, लेकिन उसने पूजा का खून नहीं किया। पूजा अपने और ऋषभ के रिलेशनशिप के बारे में अपने मम्मी पापा और ऋषभ के मंगेतर किया को बताने ही वाली थी। इसी के लिए ऋषभ शनिवार को रवि के घर गया था, जहाँ पूजा भी थी। लेकिन जब ऋषभ घर पहुंचा तो वो देखता है कि पूजा पहले से ही मर चुकी थी। वो घबराकर घर के बाहर निकल जाता है और देखता है कि रवि भी वहाँ पहुंच गया था। ऋषभ चुपके से बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और रवि जैसे ही अंदर जाता है वो भी देखता है कि पूजा मर गई है। वो घबरा गया था और अपने साथी सनेश्वर को फोन करके बुलाता है और पूजा की बॉडी वहां से ले जाने के लिए कहता है। तभी वहां कविता पहुंच जाती है और पूजा की डेड बॉडी देखकर वो घबरा कर सीढ़ियों से नीचे दौड़ती है और वो फिसल के नीचे गिर जाती है। अब ये सब जानकर जस्टिस चौधरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अविनाश, ऋषभ और रवि दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और सभी को लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो चुका है, मगर असली कातिल अभी भी पकड़ा नहीं गया। इसके लिए अविनाश रवि खन्ना के घर के बाहर जो फोन बूथ है वहां से किसी ने पूजा को फोन किया था और उसी को ढूंढने के लिए अपनी टीम को वो आसपास के सभी फोन बूथ में पूछताछ करने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम किया को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन अविनाश से मिलने के लिए आती है और कहती है कि वो वापस टोरंटो जा रही है। किया एक बार ऋषभ से बात करना चाहती थी। तभी वहां पर अविनाश की टीम पहुंच जाती है और अविनाश को बताती है कि फोन बूथ से किया ने पूजा को फोन किया था। किया का ब्रेसलेट का टुकड़ा अविनाश ने रवि खन्ना के घर में भी देखा था और वही ब्रेसलेट किया अभी पहनी हुई थी और उसे देखकर ही अविनाश पहचान गया था कि पूजा को किया ने मारा है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फोन बूथ से किया पूजा को फोन करती है और उसके बाद वो पूजा से मिलने के लिए रवि के घर पहुंच जाती है और पूजा को धमकाने लगती है कि ऋषभ से दूर रहने, क्योंकि वो उसका मंगेतर है। लेकिन पूजा किया को ऋषभ से बात करने के लिए कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन किया दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और पूजा से झगड़ा करने लगती है, जिसके बाद किया को और गुस्सा आने लगता है और एक लैंप उठाकर वो पूजा के सिर पे मार देती है, जिस कारण पूजा की वहीं पर मौत हो गई थी। किया ये सब देखकर चौंक जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर ऋषभ पहुंच जाता है और गलतफहमी के कारण ऋषभ को भी जेल में बंद कर दिया गया था। किया को भी जेल में बंद कर दिया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो